मुसलमान 25 और 26 फरवरी को उनकी हत्या हुई उसी ब्रिज पर, और बाद में उनकी लाश भगीरथी नाले से निकाले गए। 2 दिन में 9 की हत्या हुई। वो केस चल रहा था। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, कट्टर हिंदू एकता। कट्टर हिंदू एकता ग्रुप का व्हाट्सएप में एक्चुअल मर्डर मैसेजेस पाए गए। लेकिन जज साहब क्या कहते हैं, उनकी बड़ी वाली ऑर्डर में वो कहते हैं कि कोई विटनेसेस सही नहीं मिले और व्हाट्सएप कोई सबूत या एविडेंस नहीं है, इसलिए 12 के 12 लोगों को रिहा कर दिया। अब इस केस में व्हाट्सएप एविडेंस नहीं है, लेकिन उमर खालिद के केस में न स्पीच कुछ मिला है और कुछ नहीं मिला है, केवल सॉलिडारिटी के मैसेजेस मिले व्हाट्सएप पर, बट वो उनको दोषी ठहराने के लिए सबूत माना जाता है। तो ये पूरे डबल स्टैंडर्ड्स है। मैं समझती हूँ इसको हमें बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। आज भी कोर्ट्स में अगर आप देखेंगे, जब बेल पिटिशन रिजेक्ट होता है, तब भी लार्जर कंस्पिरेसी के नाम लेकर चल रहा है। एंटी सिख वायलेंस के बाद अगर 2000 में कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन हो सकता है, तो 2020 में 2026 में क्यों नहीं कमीशन इंक्वायरी का गठन हो सकता है कि हेट स्पीच और वायलेंस का इंसाइटमेंट का एक संपर्क है। जो नोटोरियस एफआईआर उमर के खिलाफ और बाकियों के खिलाफ यूएपीए में लगा है, उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है हेट स्पीच। लेकिन जो एक्चुअल हेट स्पीचेस की एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ, और अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता है, तो चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो या जिसके नाम आप लोगों ने लिया, उन सब की अगर आप बात करें, अगर ये केस जो की त्यों रहती है, जो राउस कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, that no even an FIR cannot be filed. Thank you very much, हर्ष। मैं पहले तो हर्ष को और कारवान ए मोहब्बत के साथियों को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे सामने आज ऐसे तस्वीरें और ऐसे फिल्म्स पेश किए हैं जो 2020 के जो हिंसात्मक घटनाएं घटे, वो एकदम एक बार फिर हमारे नज़रों में ताज़ा हुआ है। उस समय हम लोगों ने एक कमेटी का गठन किया था, सीपीएम दिल्ली स्टेट कमेटी की इनिशिएटिव पर, जिसका नाम था रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमेटी, जिसमें हमने वजाहत हबीबुल्ला और हर्ष मंदिर को भी सलाहकार के रूप में उनके एडवाइस के आधार पर कैसे हमें अब यह हस्तक्षेप करना चाहिए, उसके आधार पर हमारा काम हमने शुरू किया। और पिछले 6 सालों में जो 53 परिवारों में एक्चुअली 54 परिवार थे, एक और था साथी आसिफ बोलकर, जिनकी डेथ रजिस्टर ही नहीं हुआ। तो 53 नहीं, एक्चुअली 54 मृत्यु हुए थे। तो अभी 54 में अभी हमारे संपर्क तमाम परिवारों के साथ है, और बहुत ज़िंदा संपर्क अभी 25 परिवारों के साथ है, जिनके 64 बच्चों को एक स्टूडेंट स्टाइपेंड के रूप में अभी दिया जा रहा है। और केसेस के बारे में भी कुछ फॉलोअप हमारी तरफ से हुई है, और उसके आधार पर अभी मैं आपके सामने जो मैं समझती हूँ तमाम साथियों ने, देव ने, जस्टिस लोकूर ने जो बातें यहाँ रखी है, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं 3 मुद्दे आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात ये है कि उमर खालिद और सरजील के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए एक सवाल हमारे सामने आज ये है कि जितने भी वायलेंस इस प्रकार के हुए, इंक्लूडिंग गुजरात वायलेंस, उसके बाद कुछ कमीशंस ऑफ इंक्वायरी का गठन हुआ था, और उसके आधार पर जो उस समय की सरकार की पूरी नैरेटिव थी, कुछ हद तक उसका मुकाबला किया जा सकता था।
ये तमाम वायलेंस के बाद कोई भी इंक्वायरी कमीशन नहीं हुई। कुछ हम लोगों ने की, कुछ सिविल सोसाइटीज़ ने की, कुछ रिटायर्ड जजेस ने की, कुछ माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली के उन्होंने की, लेकिन एक्चुअली कोई ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं हुई। उसका कारण ये हुआ है कि जो नैरेटिव है, जो मैन्युफैक्चर्ड झूठा एक क्रोनोलॉजी जो पार्लियामेंट के उस समय अमित शाह के द्वारा पार्लियामेंट को बताया गया, जबकि केसेस भी नहीं उस समय रजिस्टर्ड हुए, वो क्रोनोलॉजी के आधार पर ये पूरा ढांचा, किसकी जिम्मेदारी, क्या बड़ी कंस्पिरेसी है, क्या लार्जर कंस्पिरेसी है, वो पूरे तौर पर उसको फिट करने के लिए जिक्सो पजल के तमाम पीसेस इस प्रकार के रखे गए। तो सवाल ये है, आज देखिए 1984 के एंटी सिख राइट्स के बाद एक नहीं तीन कमिश्नर इंक्वायरीज हुए। पहले रंगनाथ मिश्रा कमिश्नर इंक्वायरी, उसके बाद नानावती कमिश्नर इंक्वायरी, उसके बाद जब उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि बहुत सारे मुद्दे रह गए हैं, तो फिर एक SIT को बनाया गया जो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुआ। लेकिन यहाँ दिल्ली में आप देखिए, जितने भी हम लोग बोले, ये पूरे सभी को ये जानकारी है कि ये पूरे तौर पर एक राजनीति है, एक बीजेपी RSS की राजनीति है, जो दिल्ली के चुनाव की प्रचार से एंटी CA मूवमेंट के खिलाफ शुरू। ये सब हम जानते हैं, यहाँ मुझे उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि इसकी काउंटर में कहीं भी कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, आज भी कोर्ट्स में अगर आप देखेंगे, जब बेल पिटिशन रिजेक्ट होता है, तब भी लार्जर कंस्पिरेसी के नाम लेकर चल रहा है। तो मैं ये समझती हूँ आज भी, क्योंकि 1984 के एंटी सिख वायलेंस के बाद अगर 2000 में कमिश्न ऑफ इंक्वायरी का गठन हो सकता है, तो 2020 में 2026 में क्यों नहीं कमिश्न ऑफ इंक्वायरी का गठन हो सकता है। और मुझे लगता है उस काउंटर के रूप में, क्योंकि इसके पीछे जो राजनीति है, इसके पीछे जो हम सब जानते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स की उसमें जो हिस्सेदारी रही। मैं आपको बता, हर्ष ने भी केस लगाया, हमने लगाया। मेरा केस मैं आपको बता रही हूँ, ये वायलेंस के नहीं, कपिल मिश्रा का आपका था, मेरे उससे पहले था। जनवरी अंत में इलेक्शन के समय जब अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा और भी जो बीजेपी के लीडर्स हैं, उन सब के नाम यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने डिस्कस करके, हम SHO से लेकर पुलिस कमिश्नर, उसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट, और अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। अभी पेंडिंग है वो केस हेट स्पीच के खिलाफ। और हेट स्पीच के खिलाफ जो केसेस है, एक लीगल मुद्दा उठता है। अगर ये माना जाता है थ्रू लीगल प्रेसिडेंट कि हेट स्पीच और वायलेंस का इंसाइटमेंट का एक संपर्क है, जो नोटोरियस FIR उमर के खिलाफ और बाकियों के खिलाफ UAPA में लगा है, उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है हेट स्पीच एंड इंसाइटमेंट टू वायलेंस, वो लगा है। लेकिन जो एक्चुअल हेट स्पीचेस के FIR तक दर्ज नहीं हुआ। आज हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस पेंडिंग इस बात की है, किस बात की, नॉट वेदर हेट स्पीच इज गिवन और नॉट, लेकिन FIR विदाउट सैंक्शन कंप्लेंट FIR दर्ज हो सकता है कि नहीं। और अगर FIR दर्ज नहीं हो सकता है, तो चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो या जिसके नाम आप लोगों ने लिया, उन सब की अगर आप बात करें, अगर ये केस जो की त्यों रहती है, जो राउस कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, that no, even an FIR cannot be filed against any public servant without sanction,
सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है, कहाँ लिखा है कौन है? आप होम मिनिस्टर के पास जाएंगे दिल्ली में, आप डीएम के पास जाएंगे, आप किसके पास जाएंगे? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी भी 6 साल ये पेंडिंग है। दूसरी बात जो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है वो इंक्वायरी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंडर अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, वो केस भी अभी बार बार, कितने बार वो केस उठा है कोर्ट में, लेकिन तारीख पड़ जाती है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फेट अकम्प्लीट। और इसीलिए मैं आज ये अर्ज करती हूँ, अगर आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि क्यों नहीं आज हमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी के एक काउंटर के रूप में हम ये डिमांड उठाए और एक व्यापक प्रचार इस बारे में करें। पार्लियामेंट, यहाँ पार्लियामेंट तो खैर चलती नहीं है, लेकिन एनीवे और बाकी सब फोरा में, तो ये पहला मेरा एक प्रस्ताव है। दूसरी बात, लोकुर साहब ने बताया कि जो लेटेस्ट फिगर्स हमें पता नहीं क्या है, लेकिन सितंबर में न्यूज़पेपर ने एक पूरा रिव्यू किया, तो 116 केसेस में जहां वर्डिक्ट दिया गया है, वहां लगभग 93 केसेस में अक्विटल्स हो गए हैं। और मुख्यतः अक्विटल्स हुए हैं मर्डर केसेस में, इंक्लूडिंग वो हॉरिफिक केस जिसमें 7 मुसलमान 25 और 26 फरवरी को सड़क पर आते हुए, आपने देखा बाबू खान का, जब उनके 2 बेटे हाशिम और आमिर, उनकी हत्या हुई उसी ब्रिज पर, और बाद में उनकी लाश भगीरथी नाले से निकाले गए। 2 दिन में 9 की हत्या हुई, वो केस चल रहा था। उस केस में हमारे एक साथी गवाह भी हैं। अभी गवाही के बारे में कोर्ट क्या कहता है, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, हिंदू कट्टर हिंदू एकता, एक व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोगों ने देखा उनका फिल्म बाबू खान का। तो ये कट्टर हिंदू एकता ग्रुप का व्हाट्सएप में एक्चुअल मर्डर मैसेजेस पाए गए, फलाना जगह पर इसका मर्डर हुआ, शाबाश फलाना को, एटसेट्रा। बहुत ग्राफिक डिटेल मैसेजिंग व्हाट्सएप पे। लेकिन जज साहब क्या कहते हैं, उनकी बड़ी वाली ऑर्डर में वो कहते हैं कि कोई विटनेसेस सही नहीं मिले और व्हाट्सएप कोई सबूत या एविडेंस नहीं है, इसलिए 12 के 12 लोगों को रिहा कर दिया। अब इस केस में व्हाट्सएप एविडेंस नहीं है, लेकिन उमर खालिद के केस में न स्पीच कुछ मिला है और कुछ नहीं मिला है, केवल सॉलिडारिटी के मैसेजेस मिले व्हाट्सएप पर, बट वो उनको दोषी ठहराने के लिए सबूत माना जाता है। तो ये पूरे डबल स्टैंडर्ड्स है। तो जहां ये बात सच है जो लोकुर साहब ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को बिल्कुल सबवर्ट किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के नेतृत्व में, वहां कोर्ट्स का जो एक रोल, जिस पर एक प्रश्न चिन्ह यहाँ रखा गया है, मैं समझती हूँ इसको हमें बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि जब हम कॉम्पनसेशन की बात करते हैं, लेकिन अगर न्याय के रास्ते बंद हो जाए, अगर मैं उसी इलाके में रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि हमारे शहर के कातिल वही घूम रहे हैं, तो चाहे लाख कॉम्पनसेशन की बात हो, न्याय के लिए जब ये रास्ता बंद हो जाता है तो भय कभी भी नहीं खत्म होता है और दुख का घाव कभी भी भर नहीं सकता। इसलिए हमें खुद अपने एक कमेटी का गठन करना चाहिए और इस प्रकार की तमाम केसेस की एक पूरी ऑडिट करके हमें पेश करना चाहिए हमारी देश की जनता के सामने। तभी एक जवाबदेही हमारी भी बनती है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं था कि ये हो रहा है। तो अगर हम इस प्रकार की एक ऑडिट दिल्ली वायलेंस और
उसके खिलाफ जो सजा होनी चाहिए जो नहीं है, अगर हम समय समय पर उसको पेश करते हैं, जो हम कोशिश करते हैं और व्यापक अगर हम करें, मुझे लगता है ये जो गैप है न्याय का, कम से कम हम उसको चुनौती तो दे सकेंगे। और तीसरी बात है कॉम्पनसेशन की। आपने वसीम का देखा है, अभी उनका डेथ बहुत दुखद डेथ है। मैं भी समझती हूँ उनकी आंखों न रहने के कारण उनका डेथ हुआ है, नहीं तो एक्सीडेंटल टेरेस से गिरना। तो दैट इज ऑल्सो a murder in that sense. It's a murder. It's a murder. लेकिन आप कॉम्पनसेशन की बात करें, ये सबसे सीवियर इंजरी था या नहीं था, आपने देखा। इस सबसे मतलब सीरियस इंजरी का उस समय की दिल्ली की आप सरकार ने 5 लाख का कॉम्पनसेशन का पैकेज, सिर्फ 5 लाख। लेकिन वसीम को 5 लाख भी नहीं मिला, उनको मिला 1,80,000। अब आप सोचिए, वो पूरा कॉम्पनसेशन पैकेज को अगर आप देखेंगे, ये इतनी अमानवीय पैकेज था। हमने एक केस पे हमने चुनौती दी कोर्ट में। क्या था वो केस? इन्होंने कहा 10 लाख एडल्ट के लिए, 5 लाख माइनर के लिए। तो एक साथी था राम सुगारत पासवान, उनका बच्चा 12 साल का बाहर गया था और पुलिस की फायरिंग में उसकी डेथ हुई। तो कॉम्पनसेशन के लिए बहुत संघर्ष के बाद 5 लाख मिला। तो हम लोगों ने कोर्ट में जाकर कहा, ये कौन सी समझ है कि माइनर की डेथ, मेरा कॉम्पनसेशन डबल होना चाहिए, आपने उसको आधा कर लिया। तो उस केस को लड़ने के बाद फिर कोर्ट ने कहा कि ठीक है 5 लाख और बढ़ाया जाए। पिछले साल उसको 10 लाख के कॉम्पनसेशन का पूर्ति हुई। लेकिन इस तरह और 4 केसेस है। हमने उस समय की सरकार को कहा, जब कोर्ट का ये ऑर्डर है तो आप ऑटोमेटिकली उनका भी आपको कॉम्पनसेशन बढ़ाना चाहिए जिनकी बच्चे की डेथ हुई। लेकिन आज तक नहीं हुआ। अभी आपने सुना वो तमाम बातें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ पूरा कॉम्पनसेशन पैकेज में जो फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड्स हैं, देखिए 53 में एक को छोड़कर बाकी सब पुरुष थे और 5 को छोड़कर मेन फैमिली मतलब इनकम जनरेटिंग मेंबर्स थे। तो मेजॉरिटी अभी उन परिवारों का कौन हेड है? महिला हेड है। तो एक फीमेल हेडेड फैमिली का ऑर्डिनरली हमारे समाज में जो हालत है वो सब हम जानते हैं, इसके लिए मुझे यहाँ बयान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो फैमिली विक्टिम फैमिली होती है और वैसे भी उनको दुख से ऊपर उठकर अपने पूरे फैमिली के बचाव के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, तो क्या ये कॉम्पनसेशन पैकेज में कोई लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन का सेक्शन होना चाहिए कि नहीं? वो कहीं भी हमारे देश में है नहीं। हाँ, फ्लड अफेक्टेड हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का हो, कुछ सरकारें उसका थोड़ा लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन की बात सोचते हैं, लेकिन दंगे या वायलेंस, कम्युनल वायलेंस से पीड़ित उस प्रकार के इलाके में कोई भी कॉम्पनसेशन पैकेज लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब इवन 10 साल है। अभी मैंने आपको कहा 25 फैमिली से अभी हम लोग 64 बच्चों को अभी कुछ मदद कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए सरकार की तरफ से कभी भी नेवर एक बात भी नहीं कि कोई भी आकर पूछे कि तुम जिंदा हो या मर रहे हो, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो तो क्यों नहीं जा रहे हो, पैसे नहीं है। कितना हाई ड्रॉप आउट रेट अभी नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है पीड़ित परिवारों का। तो ये भी मेरा पॉइंट है कि जहां कॉम्पनसेशन की हम बात करते हैं, वहां जो कंसेप्चुअलाइजेशन कॉम्पनसेशन पैकेज का है उस पर भी हमें एक प्रश्न उठाना चाहिए, विशेषकर
माइनॉरिटी कम्युनिटी की महिलाओं की, आपने सुना वो लड़की बोल रही अगर मैं बुर्का पहनती हूँ तो मेरा पहनना पर ही एक सवाल उठता है। आपने सुना वो बात? तो एक वैसे भी वातावरण है जहां माइनॉरिटीज सीज के अंदर है और उसके ऊपर ऐसे इलाके में जहां अंडरकरेंट्स चल रहे हैं। हमारा वहां भी एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है, बहुत बच्चे आते हैं उसमें, 90-100 ऐसे आते रहते हैं वहाँ वो सेंटर में ट्यूशन के लिए, कंप्यूटर सीखना, ये सब उसी इलाके में। और उनकी माँ बाप आकर कहते हैं कि ऊपरी तौर पर सब सामान्य है, लेकिन डर है, भय है। इसलिए ये कॉम्पनसेशन का जो मुद्दा है, और विशेषकर क्योंकि फीमेल हेडेड फैमिलीज के जो विशेष ज़रूरतें हैं, और उसमें मैं आपको बता रही हूँ बहुत लड़की बच्चियाँ हैं जिनके लिए और भी मुसीबत है। कई जगह हमने देखा कि इन-लॉज और बहू के बीच में भी एक विवाद पैदा होता है। ये होता है क्योंकि माँ बाप जो जिसकी मृत्यु या हत्या हुई, माँ बाप भी परेशान है, बहू और बच्चे भी परेशान हैं, तो कुछ टेंशन्स में कभी कभी उठ जाते हैं, कभी उनको घर छोड़ना भी पड़ता है। तो कुछ विशेषताएं हैं साथियों जो हमें बहुत ही संवेदनशील तरीके से हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। और कॉम्पनसेशन की सवाल पर इस समय जो लेटेस्ट है, जनवरी 2025 में 8 लोग हाईकोर्ट में पिटिशन मूव किए कि जो इनएडिक्वेट कॉम्पनसेशन हमें रिकमेंड किया गया है वो भी हमें नहीं मिला। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सरकार को 3 महीने में अब पूरा दे दीजिए। अभी बीजेपी की सरकार बनी है, नवंबर महीने में उन्होंने, मैंने पढ़ा है इसको, कि उन्होंने पिटिशन मूव किया है that we are asking for the recall of the January petition. So even the inadequate recommendation of the government commission of inquiry, even that which the court said has to be given in 3 months, अभी नई बीजेपी सरकार आने के बाद उस ऑर्डर को भी रिकॉल करने के लिए उन्होंने दे दिया। इसका मतलब जो कुछ अभी कोर्ट के थ्रू अगर हम लोग ये अगर स्वीकार होता है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ों पर भी पूरा ध्यान रखकर हमारी हस्तक्षेप बहुत ज़रूरत है। और आप सब उस हस्तक्षेप के संघर्ष में किसी न किसी रूप में आप सब शामिल हैं। तो ये तीनों मुद्दों को लेकर अगर हम लोग कुछ कारगर हस्तक्षेप एक साथ मिलकर कर सकते, थोड़ा काम का बंटवारा करके, तो मुझे लगता है कि न हम भूलेंगे न हम दिल्ली वालों को भूलने देंगे। और हर्ष को मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ।